अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं 2018 सेक्शन बी स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर। ठीक है, सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज होते हैं वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आप लोगों का 25 मार्क्स का होता है। तो समझे यहाँ पे थोड़ी सी टाइपो है, इसको आप 5 कर लें। ठीक है, दिस इज 25 मार्क्स। और आपने हर सेक्शन सेक्शन बी से 5 क्वेश्चंस करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास 5 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी से रिलेटेड है। आई होप कि आपने मेमोराइज किया होगा। अगर नहीं किया तो फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझ लें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसे आप बतौर खुद कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आप खुद से कलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी डेटा होगा, और जो आप किसी से बोरो लेंगे वो आपके पास सेकेंडरी डेटा होगा। अब बोरो आप जो कर सकते हैं वो कहीं से भी कर सकते हैं। ये देखें, आप पब्लिश पेपर से कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट से कर सकते हैं, कंपनी रिकॉर्ड से कर सकते हैं, और जो भी डेटा बेस वगैरह है, मैगजीन हो गए, कहीं से भी अगर आप कोई डेटा लेते हैं जो कि आपने खुद कलेक्ट नहीं किया तो सेकेंडरी डेटा होगा। इसी तरह प्राइमरी डेटा में आप खुद से सर्वे कर जाते हैं, खुद से निकल जाते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, आप किसी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, उससे जो आपके पास डेटा कलेक्ट होगा वो भी प्राइमरी डेटा होगा। इसी तरह एक्सपेरिमेंट, जिस तरह से आप कोई लेबॉर्ट्री वगैरह में कर रहे होते हैं, वो भी आप जो रीडिंग आ रही होती है वो भी आपके पास प्राइमरी डेटा होता है, क्योंकि वो आप खुद से कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह ऑब्जर्वेशन, कोई भी नेचुरल फिनोमिना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंट की तरह, तो ये भी आपके पास क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। तो गाइज, ये डिफ्रेंशिएट किया है आपने प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में। तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ के। सो सेकंड क्वेश्चन के अंदर चलते हैं हम लोग। कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल। सो बेसिकली आप लोगों को एक टेबल नज़र आ रहा है। ओके, ये लास्ट वाली जो लाइन है इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, सो आपने कंप्यूट करना है। कंप्यूट का मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर ब्लैंक जगह है उनको आपने फिल करना है। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक फ्रिक्वेंसी का टेबल है, ठीक है, दूसरा आपके पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल है, और तीसरा आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको मालूम है जो आपके पास होती है। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ें मुझे नहीं मालूम मैं उसको लेबल कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए। ये मेरे पास हो जाएगा x1, ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा x2। आपको जो वेरिएबल पसंद है आप लिख सकते हैं, xy भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये मालूम करने। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी तो मुझे पता है, f अपॉन समीशन एफ होता है। यानी टोटल फ्रिक्वेंसी को, कोई भी फ्रिक्वेंसी उसको अगर मैं टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी याद होगा आप लोग को कि हम सम लेते हैं। सो फर्स्ट वाली तो एज इट इज आ जाती है, यानी अगर ये x1 है तो ये x1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला किस तरह से आएगा, x1 के अंदर 21 ऐड होगा, इसका मतलब ये 27 जो है ये बेसिकली आया है आपके पास 21 प्लस x1। ठीक है, फिर जो आपके पास है तीसरी वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये कैसे आई है, ये आपके पास बेसिकली 27 प्लस x2, यानी जो भी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी। सो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो ये बेसिकली हो जाएगी 65 प्लस 19, जो कि डेफिनेटली 84 होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। फिर जो 84 है वो बेसिकली ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सो बेसिकली 84 प्लस 16, सो ये आपके पास आ जाएगा 100। तो गाइज, एक तरह से आपने देख लिया है कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बेसिकली आ रही है 100। तो इसका मतलब ये इसका जो सम है वो आपके पास क्या होगा, 100 होगा। सही है, मेक सेंस, सही है। ओके गाइस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मुश्किल नहीं है। ये अगर 16 है तो ये क्या हो जाएगा, 0.16, क्योंकि जब 16 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 0.16 आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी रह गई है, ये वैल्यू रह गई है, सो ये हो जाएगा 0.21। ठीक है गाइज, क्योंकि जब 21 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.21। सो गाइज, आपके पास रहेगा x1 और x2 और ये वैल्यू।
जब x1 पता चल जाएगा मुझे तो फिर मुझे ये वाली वैल्यू भी पता चल जाएगी। सही है, क्योंकि मैं उसे 100 से डिवाइड करके मालूम कर सकता हूँ। सो गाइस x1 निकालना मुश्किल है, x1 निकालना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बची है इसमें से x1 इजीली निकल सकता है। 21 यहाँ पे प्लस है तो लेफ्ट पे जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 27 माइनस 21। सिंपल मैथ्स किया है आपने। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया आपके पास x1। सो 27 माइनस 21 बेसिकली आ गया आपके पास 6। इसका मतलब ये आपके पास x1 बेसिकली क्या है, 6। अगर ये 6 है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, 6 होगा। और जब 6 को आप 100 से डिवाइड देंगे तो वो हो जाएगा 0.06। ईजी है, आसान है। ठीक है, सो गाइज x2 निकालना भी कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि 65 27 प्लस x2 इजिकल्स टू 65। इसका मतलब अगर 27 को मैं लेफ्ट पे ले जाऊँ तो मुझे x2 पता चल जाएगा। और जब 27 लेफ्ट के ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। मैथ्स में ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये हो जाएगा 27 और x2। सो गाइज क्या आंसर आएगा आपके पास, बेसिकली 27। ओके, मैं डायरेक्ट वे से लिखता हूँ, 38 आंसर आएगा। ठीक है, 38 आंसर है। और मैं यहाँ से देख के भी लिख सकता था, ये 0.38 है, इसका मतलब ये 38 डिवाइडेड बाय 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 38 है। तो दोनों जगह से आपने क्रॉस चेक कर लिया ये भी, क्योंकि ये वैल्यू किस तरह आई होगी आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आई होगी 38 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि टोटल फ्रिक्वेंसी 100 है। जब भी तो 0.38 आंसर आया आपके पास। अगर 0.38 आंसर आया तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रिक्वेंसी है। तो यानी इसका मतलब x2 फ्रिक्वेंसी है। तो और आपने इस तरीके से भी क्रॉस चेक कर लिया, देखें आपके पास जो आंसर आया है वो 38 ही है। सो गाइस अगर इसके अंदर कुछ चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 यानी सेक्शन बी का पार्ट 3 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइस आप लोगों को याद होगा हिस्टोग्राम क्या होता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स क्या होता है। पॉलीगॉन्स वो शेप्स होती हैं जो कि आप स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। इसका मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी की हेल्प से जो स्ट्रेट लाइन से आप ग्राफ बनाएंगे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। और हिस्टोग्राम जो होता है वो बेसिकली आपने देखा है बार चार्ट की तरह होता है। बार बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है और न्यूमेरिकल डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम। सो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हिस्टोग्राम के लिए आपको मालूम है आपको क्लास बाउंड्री चाहिए होगी, तो एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग पहले ही। ठीक है, तो ये चार्ट बनाते हैं इस तरीके से। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर मिलेगा सी आई से आप समझेंगे क्लास इंटरवल है, एफ से समझेंगे ये फ्रिक्वेंसी है, और सी बी से पूछेंगे कि ये आपके पास क्लास बाउंड्री है, और ये आपके पास है मिड पॉइंट। पॉइंट ठीक है, सो दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास आएगा 10 11। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये 1 3 5 4 2। तो क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगा, क्लास बाउंड्री आप लोगों को याद होगा कि आपने करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा 1/2, जो कि हो जाएगा 0.5। का मतलब ये हुआ कि आपने जो लोअर बाउंड है उसमें से माइनस करनी वैल्यू, और अपर बाउंड के अंदर आपने प्लस कर देनी यही वैल्यू जो आपके पास आई है। ठीक है, सो क्लास बाउंड्री इस तरह से आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 3.5। सो दिस बिकम्स 3.5 और ये आपके पास हो जाएगा
5.5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास हो जाएगा 5.5 और ये आपके पास हो जाएगा 7.5। तो इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा 9.5 और ये आपके पास हो जाएगा 11.5। तो ये बेसिकली 7.5 और ये बेसिकली 9.5। ठीक है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट किस लिए चाहिए, वो मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के लिए। पर मैं भी ऐसा करता हूँ कि मैं जो है हिस्टोग्राम बना लेता हूँ और फिर मैं उसके बाद मिड पॉइंट निकालता हूँ। तो हिस्टोग्राम के लिए ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? ओके, इसी के अंदर बनाते हैं हिस्टोग्राम। सो मैं मार्कर चेंज करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले मैं लेबलिंग कर देता हूँ। ये मेरे पास होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बेसिकली हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और ये क्लास बाउंड्री हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, सो अगर मैं इक्वली करूँ, ठीक है, सो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो जा रही है मैक्सिमम 5 तक। सो अगर ये 5 है आपके पास, ठीक है, सो अगर ये मिड है इसका, सो 2.5 हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, दिस इज़ 1। आपके पास तो स्केल होगा तो उससे तो बिल्कुल ठीक मेजर करके बना लेंगे हम लोग। दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। लिख लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, मैक्सिमम 5 तक है। और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 1.5। ठीक है, सो दिस इज 2.5, 0.5 और 3.5। सो 3.5, दिस इज 5.5, दिस इज 7.5, दिस इज 9.5, दिस इज 11.5। सो गाइस, अब मैं टेबल्स बना लेता हूँ। ठीक है, सो मुझे पता है 1.5 और 3.5 के बिटवीन जो है वो सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी है मेरे पास। ठीक है, सो कुछ हो जाएगा इस तरीके से। सही, उसके बाद 3.5 और 5.5 के बिटवीन 3 है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और 5.5 और 7.5 के बिटवीन 5 है, तो वो कुछ इस तरीके से। सही है, ओके। और 7.5 और 9.5 के बिटवीन 4 इज 4। ठीक, और उसके बाद 2। तो मैं 2 चाहूँ तो यहाँ से बना लेता हूँ। तो गाइस, आपके पास स्केल होगा, उसकी हेल्प से आप लोग बिल्कुल ठीक बना लेंगे। ठीक है, सो अब हम करते हैं ऐसा। ये मेरे पास हिस्टोग्राम आ गया है। एक पार्ट समझे आप लोगों ने सही कर लिया है क्वेश्चन का। हिस्टोग्राम अब हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सो मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं,
दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 और 5 आपके 2 और 3 5 5 के बाद आपके पास हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 2.5। सही है। सो नेक्स्ट आपको पता है वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी। अगर आपको एच मालूम है और एच आपको पता है 2 का है तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 5.5। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, 5 + 4 9 होता है और 9 डिवाइड बाई 2 5.5 हो जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7.5। ठीक है। और सॉरी ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा 4.5 क्योंकि 9 होता है 4.5। और ये आपके पास हो जाएगा 6.5 और ये आपके पास हो जाएगा 8.5 और ये आपके पास हो जाएगा 10.5। सो स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट्स आए आपके पास। अगर आपको मिड पॉइंट्स लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये बेसिकली आपके पास हो गए 2.5। ओके। सो ये आपके पास हो जाएगा 4.5। सो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा 6.5। ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 8.5 और ये आपके पास हो जाएगी 10.5। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा तो नहीं एक साथ बनाए और या फिर अलग अलग बनाए, तो और चाहे तो हिस्टोग्राम में बना सकते हैं। इसका आसान सा तरीका ये, जिस तरह से ये मैंने मिड पॉइंट ढूंढे, ये मिड पॉइंट्स वैल्यूज है, ये देखें। बस अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि पॉलीगॉन है तो मैं इनको जो है मैच कर लेता हूँ। सही है। सो दिस पॉइंट्स बिकम दिस, उसके बाद दिस पॉइंट्स बिकम दिस, दिस पॉइंट्स बिकम दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद तो गाइस इस तरह से जो आपके पास ऑरेंज वाला आया है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और ब्लू में आप देख रहे हैं हमने हिस्टोग्राम बनाया है। तो पार्ट 3 इसका कंप्लीट हुआ और कुछ नहीं था इसके अंदर। अब हम जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। ये स्टूडेंट्स, सेक्शन बी का पार्ट 4 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। इसमें आपके पास डेटा गिवन है, डेटा मेरे ख्याल से 5 वैल्यूज हैं एंड एक रिलेशन आपको गिवन है बेसिकली। सो ये इग्नोर कर दें कि इनके ऊपर बार लगा हुआ है, सिंपल एक रिलेशन है। ठीक है ना। सो इस रिलेशन की मदद से आपने फाइंड आउट करना है वाई बार, या वाई मीन और एक्स का मीन और वाई का मीन। ठीक है गाइस। सो इस रिलेशन से आप बना सकते हैं एक और रिलेशन जो कि है वाई मीन इज इक्वल्स टू एक्स का मीन माइनस 100। ठीक है। सो इसके मीन के लिए अगर ये वैल्यूज जो हैं आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स के लिए हैं, ये डेटा अगर आपका लिए एक्स है, सही है। सो इसका मीन क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ये डेटा आपके पास एक्स है, एक्स की वैल्यूज हैं, तो ये डेटा आपके पास हो जाएगा 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 5। सो मीन का फार्मूला याद होगा आप लोगों को, यही होता है मीन का फार्मूला। मीन का फार्मूला बेसिकली समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो गाइस सिंपली इस फार्मूले से हम लोग मीन निकालेंगे। उस मीन को जब हम इसके अंदर पुट करेंगे इस रिलेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई मीन आ जाएगा। और यही तो हमने मालूम करना था। सो गाइस ये कितना हो गया आपके पास 101, 1 2 3 4 5। सो 500 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है। 5 और उसके बाद 5 और 4 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 15, 515 ऐसा ही है। और डिवाइड बाय 5। तो गाइज आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर बेसिकली आ जाएगा 5 को अगर मैं 100 टाइम करूँगा तो वो आपके पास 500 हो जाएगा। सो 5 3 15, सो 103 टाइम। गाइज 103 टाइम अगर मैं 5 का टेबल पढ़ता हूँ तो मेरे पास
515 आएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हैं। सो गाइस मीन आ गया मेरे पास, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, वाई मीन मालूम कर लेता हूँ। सो वाई मीन मालूम करने के लिए मैंने लिखा है मीन, जो कि 103 है। ठीक है, और माइनस का 100। सो गाइस ये बेसिकली आपके पास हो गया 3। सो इस तरीके से आपने वाई मीन मालूम कर लिया है। ठीक है गाइस। जी स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सेक्शन बी का, इसका मतलब पार्ट 5 आप लोगों को दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो द मीन हाइट ऑफ 45 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 60 इंच and the mean of height of 55 students of other class is 57 inch. Find the combined mean. So guys, combined mean का फॉर्मूला, सो मैं आगे चेंज करता हूँ, इसको भी मैं प्रेजेंट करूँगा कैपिटल एक्स से। दिस इज n1 x1 का मीन, यानी एक मीन और कितने नंबर्स का मीन है, मल्टीप्लाई प्लस सेकंड टोटल नंबर और x2 का मीन। ठीक है गाइस, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो गाइस मीन किस तरह से निकला आएगा, मुझे मालूम है ये मेरे पास n1 है 45 स्टूडेंट्स, और दिस इज मीन 1। इसी तरह दिस इज n2 और दिस इज मीन 2। चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, दिस इज n1 45 स्टूडेंट्स, इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास मीन 1 है जो कि 45। इसी तरह n2 5 स्टूडेंट्स, और मीन 2 जो है, ओके ये आपके पास मीन जो है वो बेसिकली 60 है, और ये आपके पास है 57। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बेसिकली मीन निकला आएगा मेरे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 57 और डिवाइडेड बाय 45 प्लस 55। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेटर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। (45 multiplied by 60 plus 55 multiplied by 57). सही है, 45 multiplied by 60 और 55 multiplied by 7 और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि n1 प्लस n2 100 होगा आपके पास। तो ये आपके पास हो गया है 58.35। तो गाइस ये आपके पास आ गया है कंबाइंड मीन। इस तरह से आपने इसका पार्ट 5 भी कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 6 की तरफ पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 6 सेक्शन बी का, सही, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। सो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सही, 2 पेयर डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ बोथ डाइस इज 9 और 10। सही है, एक तरह से इसके अंदर ये आपको पता है जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो गाइस, why pen is not working? Okay, give me a minute, I will come back. So guys, now it is working. So मैं आपको बता रहा था कि इसका मतलब ये है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है 9 और 10, क्लियरली आप लोगों को बता देते हैं 9 आ जाए या फिर 10 आ जाए, इसका मतलब दो इवेंट्स की बात हो रही है। और अब आपने देखने कि दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं हैं।
तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जब आप डाइस रोल करेंगे या तो सम 9 आएगा या फिर 10 आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 9 के साथ साथ 10 भी आ जाए। ठीक है, वो किस तरीके से, मैं आप लोगों को सैम्पल स्पेस दिखा देता हूँ ताकि आपको ठीक से आइडिया हो जाए क्वेश्चन का। ठीक है, सो तो गाइस ये आप लोगों को सैम्पल स्पेस नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस अब इसके अंदर मुझे बताएं कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जब कि 2 डाइस थ्रोन करें। आपको ये तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हो सकते हैं। ये आपके पास 6 हैं, 2 डाइस हैं, एक पे 6 होते हैं तो दूसरे पे 6 होते हैं, तो 3 3 6 6 36। तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल आपके पास सैम्पल स्पेस जो होंगे वो आपके पास 36 होंगे। ठीक है, और बेसिकली आपने मालूम करनी है प्रोबेबिलिटी। सही है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो फार्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ए फेवरेबल आउटकम, सही है, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो गाइस इस तरीके से आपने मालूम कर लिया। ठीक है, दिस इज अ 9। सो आपके पास सम 9 बन रहा है। नो, ये तो मैंने 10 का सम बना दिया। ठीक है, सो 9 किन का सम बन रहा है? 9 सम बन रहा है 6 और 3 का, 4 और 5 का, 5 4 का, 6 3 का। सही है। सो मैं अगर चाहूँ तो मैं इनको आपके लिए हाईलाइट कर लेता हूँ कि इसके अलावा मुझे बताएं अगर कोई पॉसिबिलिटी है। तो गाइज मुझे बताएं इसके अलावा अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि दो डॉट्स का सम जो है 9 बन जाए। मेरा ख्याल है नहीं है, 4 ही आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है जिनमें आपके पास सम जो है वो 9 बन जाए। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि प्रोबेबिलिटी पी ए बेसिकली क्या है, पी ए जो है वो है प्रोबेबिलिटी 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 ऑफ सम, मैं शॉर्ट करके लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9, तो लिख देते हैं 9। ठीक है, सम ऑफ 9। और डाइस की बात हो रही है तो इजीली समझा जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी जो है बेसिकली है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10। गाइस 10 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं मार्कर। तो ऐसा करता हूँ, ग्रे ले लेता हूँ। ठीक है, सो 10 की जाहिर है, फिर आपके पास 10 की जो पॉसिबिलिटी है वो बेसिकली ये है। तो गाइस इसके अलावा तो 10 मेरा ख्याल है नहीं बनेगा। 4 6 आएगा या फिर 5 5 आएगा या फिर 6 4 आएगा, तो ही इनका सम आपके पास 10 बन सकता है। ठीक है गाइस, सो फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके कितने हो गए हैं? फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, सो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ए का भी सैम्पल स्पेस बना सकता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। सो ए का सैम्पल स्पेस बनाते हैं। ए बेसिकली आपके पास 3 6 4 9 4 5 5 4 और 6 3। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स 4 हैं। ठीक है, क्योंकि 3 और 6 का सम करेंगे 9 होगा, 4 और 5 का सम करेंगे 9 होगा, 5 और 4 का सम करेंगे तब 9 होगा, और 6 और 3 का सम करेंगे तो 9 होगा। तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गए, टोटल आउटकम तो हमेशा दो डाइस के अंदर 36 ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपके पास आ गया 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं बी का बना सकता हूँ। बी का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 4,6, 5,5 और 6,4।
ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेसिकली क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स, जिसे हम लिखेंगे एन बी से, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, जो कि 36 ही रहेंगे। सो ये बेसिकली हो गया 1/12। तो गाइस इस तरीके से आपने पार्ट 6 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपको ये सैम्पल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने आपसे नहीं कहा था कि एग्जाम्स में कि आप सैम्पल स्पेस बनाएं। अगर कहें तो बनाएं, ठीक है, अदरवाइज एग्जाम्स में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो आप कोशिश करें जो बस पूछा गया है उसी का जवाब दे दें। ठीक है गाइस। तो गाइज इस तरीके से हमने सवाल किया है, बट अभी स्टिल ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनिट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फार्मूला लिखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसे आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। सो मैं ए यूनियन बी लिख रहा हूँ, जिसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। सो गाइज ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/12। तो गाइज दोनों को कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया 1/9 प्लस 1/12। तो 7/36, 7/36 हो गया। ठीक है गाइज, सो ये बेसिकली आपके पास आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 और 10 का। ठीक है स्टूडेंट। सो गाइज ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। सो आप ज़रा रिवाइज करें या याद करने की कोशिश करें, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता अगर ये क्वेश्चन, तो फिर इसका फार्मूला क्या होता। इस फार्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। सो वो क्या है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड यूनिवर्सिटी बी अरेंज, क्वेश्चन नंबर पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी सेक्शन बी का पार्ट 7 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, साफ दिख रहा है, क्वेश्चन परमोटेशन का है। सो परमोटेशन का जो फार्मूला यूज़ होता है बेसिकली वो आपके पास होता है एन फैक्टोरियल, कि आप इन लेटर्स से कितने वर्ड्स अरेंज कर सकते हैं। सो ये हो जाता है बेसिकली n1 फैक्टोरियल, फिर हो जाता है n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और फिर हो जाता है आपके पास n के फैक्टोरियल। सो बेसिकली n1 n2 n3 जो हैं ये आपके पास लेटर होते हैं जो कि वर्ड के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर मेरे पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो गाइज बेसिकली n आपके पास है 10। ठीक है, इसी तरह n1 n2 n3 हम देखेंगे कि कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं। वैसे जो लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, बट उनका फ़ायदा नहीं है। कैसे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो 1 से मल्टीप्लाई होगी वो वैसे ही आ जाएगी आपके पास। सो इस वजह से हम सिर्फ वो लेटर इसके अंदर लिखेंगे, वो एन लिखेंगे जो कि रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं कौन से रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एन, यू रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, एन रिपीट नहीं हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है और 2 टाइम है। सो दिस इज आई विच इज इक्वल्स टू n1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह v रिपीट नहीं हो रहा, e वो भी रिपीट नहीं हो रहा, r वो भी रिपीट नहीं हो रहा, s वो भी रिपीट नहीं हो रहा, t वो भी रिपीट नहीं हो रहा, और फिर y, इसमें कोई भी लेटर मेरा ख्याल है रिपीट नहीं हो रहा है सवाए आई के। ऐसा ही है अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा तो। सो गाइस बहरहाल अगर कोई रिपीट हो रहा होगा तो उसे आप n2 लिख देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बहरहाल मेरे हिसाब से तो इसके अंदर सब मुझे कोई रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा सवाए आई के। सही। सो ऊपर क्या हो जाएगा गाइस, सिंपल 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, जस्ट 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं। दिस इज अ फैक्टोरियल साइन, सही है, और उसके बाद शिफ्ट, शिफ्ट का बटन दबा के दिस इज अ फैक्टोरियल साइन, और इसी का टू करते हैं तो ये जाएगा 18144, 18144 और 00।
So guys, these permutations can be made from university world. ठीक है स्टूडेंट्स. तो गाइस पार्ट 8 सेक्शन बी क्वेश्चन 2. ठीक है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे. सो इसके अंदर देखें, लेट्स ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज अ 5/6. सो गाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो गाइस याद आ रहा है आप लोगों को, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि अगर तो आपके पास इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. ठीक है, सो फार्मूला क्या होगा. सो गाइस वो फार्मूला अभी हम लिख लेते हैं. फार्मूला बेसिकली हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है गाइस, ये तो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का. फिर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सिंपल. और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो गाइस इसमें आपसे मालूम करने हो क्या क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और बाकी सब चीज़ें तो आपके पास हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी है. तो अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास माइनस है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपके पास जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, माइनस था प्लस हो गया है, सही, ये माइनस था और लेफ्ट पर आके प्लस हो गया है. सो गाइज ये जो है आपके पास, ये लेफ्ट पर प्लस है आपके पास, सही है. अगर कोई साइन नहीं लगा हो तो इसका मतलब प्लस लगा हुआ है. जब ये राइट पे जाएगा तो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस हो जाएगा. सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी. सिंपल. सब चीज़ें तो मुझे गिवन है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना क्या मुश्किल है मेरे लिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. जस्ट मैंने क्या करना है, 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो मेरे पास है 1/4 है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो आपके पास 5/6 है. सो अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं. सो ये आपके पास हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 माइनस 5/6. सो गाइस आपके पास जो आंसर आया है वो बेसिकली आ चुका है 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेक्शन बी. सो इस तरह से आपने सेक्शन बी ख़त्म कर लिया है. अब हम देखते हैं सेक्शन सी. ठीक है, तो गाइस सेक्शन सी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा. ठीक है, और इसके अंदर आपने एक क्वेश्चंस करना है, शायद कुछ टाइपो है, मैं इसे चेक करके बताता हूँ. ये आपके पास तो गाइस ये बेसिकली एक टाइपो हो चुकी है. ये आपके पास है 15 मार्क्स का. जिस तरह से पीछे एक टाइपो थी वहाँ पर 25 मार्क्स लिखा हुआ, 20 लिखा था बल्कि था 25 मार्क्स का. इस तरह से ये आपके पास है 15 मार्क्स का, और यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बेसिकली आपको 2 क्वेश्चन करने. तो ईच क्वेश्चन इक्वल्स टू 7.5 मार्क्स. ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट किस तरह से करते हैं कि ये आपके पास द फॉलोइंग टेबल इज अबाउट मेक अवॉर्डेड टू 30 स्टूडेंट्स. ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट frequency distribution tables making class 1 to 5 6 10. ओके, आपको एक पैटर्न दे दिया कि इस पैटर्न पर आपने क्लासेस बनानी है. ठीक है, बन जाएंगी, मुश्किल नहीं है. और मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द अबव डेटा, कैलकुलेट मीन मीडियन बोर्ड mean median and the mode and locate both graphically of the following data. So guys काफ़ी काम है इस क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी थोड़ी सी टाइपो है. बेसिकली ये जो पार्ट है ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन का. ठीक है,
सो इस क्वेश्चन पे बस हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, जो डेटा हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसकी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप टेली मेथड यूज़ करते हैं तो हम वही करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, ठीक। सो टेबल के लिए तो ये क्लास इंटरवल बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी के बाद हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, उसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। तो गाइस ये आपके पास हो जाएगा क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लासेस के लिए। और फिर मुझे बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो मुझे बन जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा एफ। सो ये आपके पास आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो इसको मैं आर एफ से लिख रहा हूँ। सो दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सो इसको मैं सी एफ से लिख लेता हूँ, ठीक है। और दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर एफ और दिस इज सी एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं 1 से 5। ओके, मैक्सिमम देख लेते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। 46 नज़र आ रहा है मुझे, और मुझे कोई भी वैल्यू मोर देन 50 नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सो हम ऐसा करते हैं 49 तक ले जाते हैं, देखते हैं किस तरह से। ये हो जाएगा आपके पास 1 से 5, ठीक है। उसके बाद है 6, 6 के बाद आपके पास आ जाएगा 11, यानी आप बना रहे हैं 5 5 की क्लास, ठीक है। 11 के बाद आ जाएगा 16, 16 के बाद आ जाएगा 21, 21 के बाद आपके पास आ जाएगा 26, 26 के बाद आपके पास आएगा 26 के बाद क्या आ जाएगा 31, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 36। सो अभी तक यहाँ तक बनाते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, बस आपको ऊपर वाला डेटा भी नज़र आए। 36। सो ओके, ऐसा करते हैं, इसको दोबारा से मिटा दें। सही। 36 के बाद ये हो जाएगा आपके पास 41, फिर आपके पास 46, ठीक है। और देखते हैं डेटा 46 तक, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, ठीक है गाइस। सो करते हैं अब हम टोटल। सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्रीन कलर, ताकि सबसे पहले 0 और 5 के बिटवीन देखते हैं कितनी वैल्यूज हैं। 1, 2, 3। तो गाइस 3 वैल्यूज जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं 0 और 1 और 5 के बिटवीन। तो ऐसा होगा कि हम आगे चलते जाएंगे, अगर तो कोई वैल्यूज़ और 1 और 5 के बिटवीन आएगी तो उसको हम 3 के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, और उसको क्रॉस कर देंगे। सो उसके बाद अब हम देखते हैं 6 और 10 के बिटवीन। सो 6 और 10 के बिटवीन एक तो ये नज़र आ रही है मुझे 8, और ओके 10 नज़र आ रहा है, ठीक है। और दोनों गाइस, और इसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब
दो वैल्यूज़ यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 11 और 15 के बिटवीन देखते हैं, वैल्यूज़ चेक करते हैं 11 और 15। तो एक तो मुझे नज़र आ गया यहाँ पर 1, एक 15 यहाँ पे भी नज़र आ गया 2, ओके 12 नज़र आ गया 3। तो गाइस इसके अलावा मुझे कोई और वैल्यू नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये हो गया आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये आपको नज़र तो आ रहा है ना, या मैं इसको 3 लिख दूँ इस तरीके से, ठीक है, ओके। उसके बाद 16 और 20 के बिटवीन देखते हैं। सो दिस इज़ 1, ओके दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ओके 3 ही नज़र आ रही है मुझे। इसके अलावा और कोई वैल्यूज़ जो कि 16 और 20 के बिटवीन हो वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो गाइज़ अगर आ भी जाएंगी तो मैं फिर से उसके अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अभी देखी 3 वैल्यूज़, 3 है, अगर एक और नज़र आ जाती है तो मैं इसको 1 प्लस कर दूंगा बाद में, अगर आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया 3। उसके बाद अब हम आते हैं अपना 21 और 25 के बिटवीन। सो दिस इज 23, 23 एक, दो, और 3। सो गाइस 3 वैल्यू के अलावा मुझे कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही जो 21 और 25 के बिटवीन हो, सही। ओके 26 और 30 के बिटवीन, 26 और 30 के बिटवीन देखते हैं, ओके 1, 2, तो गाइस मुझे नज़र नहीं आ रही दो वैल्यूज़ के अलावा, ठीक है। तो आगे देखते हैं 31 और 35 के बिटवीन। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आई थिंक ये मोड भी है इसका, कि इसके अंदर देखें 7 वैल्यू हैं आपकी जो कि 31 और 35 के बिटवीन है, ठीक है। अब देखते हैं 36 और 40 के बिटवीन। 36 और 40 के बिटवीन एक वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई, इसके अलावा दो नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई दो वैल्यूज, ठीक है। और इसके बाद 41 और 45 के बिटवीन देखते हैं। 41, 41, 2, 3, 4। सो गाइस ये 4 वैल्यूज ही हैं जो 41 और 45 के बिटवीन है, और उसके बाद एक वैल्यू है जो कि 46 और 50 के बिटवीन है। तो गाइस ये आपके पास हो गया 4। हाँ दिख रहा है आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ दूसरे मार्कर से ही लिख देता हूँ। तो दिस इज 4 और दिस इज 1। तो गाइस टोटल करके देखें कितनी वैल्यूज हुई हैं। So 1, 4, 5, 5, 4, 2, 7, 7, 7, 14, 14 to 16, 16 or 3, 19, 19, 3, 22, 22 or 3, 25, 25, 30, ठीक है। So relative frequency guys 3 divided by 30, so this is 0.1, सही है। तो क्या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? चलें यहाँ पे लिख देते हैं। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या होती है आपके पास, समीशन एफ से आप डिवाइड करेंगे, एफ जो कि डिवाइड हो जाएगा समीशन एफ, तो बन जाएगा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी,
ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो गया आपके पास 1/15, 0.06, 0.06, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास हो गया 3 डिवाइडेड बाई 30, ये तो हो गया 0.1, 0.1, 0.1 और ये 0.2, 0.06, क्योंकि कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं। तो 7 डिवाइडेड बाई 30, तो 0.0333 है, तो 0.3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 2 को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं करता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा 0.1333, और ये आपके पास हो जाएगा 1/30, तो ये हो जाएगा 0.0333, और 2/3 ये आपके पास है 0.06666। तो गाइस इस तरह से आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली। तो गाइस एक क्वेश्चन का आंसर करें कि अगर मैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम करूँगा तो एट द एंड मेरे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है गाइस। सो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, विदाउट कैलकुलेट किए कि आप बता सकते हैं, और फिर आप अपना जवाब कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में सो गाइस फर्स्ट एलिमेंट तो आपको मालूम है, आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 3 एज इट इज। उसके बाद कंसेक्यूटिव आपने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म के साथ आपने इसका सम करते जाना है। सो ये आपके पास हो जाएगा 2 + 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 आपके पास हो जाएगा 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 7 16 और 7 23, सही है, और 23, सॉरी 23 और 2 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। तो गाइस ये देखिए, ये भी आपके पास 30 और ये भी आपके पास 30। इसका मतलब ये है कि आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने ठीक की है, एट द एंड आपके पास टोटल फ्रिक्वेंसी ही आ गई है। सो इस तरह से आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम कर ली है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी मालूम कर ली है। जो क्लास इंटरवल उन्होंने हमें गाइड किया था कि इस पैटर्न के ऊपर बनाएं, उस हिसाब से हमने क्लास इंटरवल भी बना ली है और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना ली है। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो कैलकुलेट है मीडियन एंड मॉड ग्राफिकली, ये बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सो कैलकुलेट मीडियन एंड मॉड, सही है, एंड लोकेट बोथ ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। सो मेरा ख्याल है ये आपने अलजेब्रिकली भी करना है और फिर इसको ग्राफिकली भी करना है। सो पहले मैं ग्राफिकली करके दिखाऊँ आप लोगों को, सही है, या फिर पहले अलजेब्रिकली करें? पहले अलजेब्रिकली कर लेते हैं ताकि जो है हमारे पास ग्राफ से जब हमारे पास जो आंसर आए वो एक तरह से टैली हो जाए, क्रॉस चेक हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये मैं टेबल बना लेता हूँ। तो 8 से 12, 12 से 16, 16 से आपके पास है 20। बेसिकली मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है आपके पास कि इसमें हमें क्लास बाउंड्री गिवन है। अच्छी बात है, क्लास बाउंड्री का टाइम बच गया, वो हमें बनानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो अब हम करते हैं मीडियन और मोड मालूम करना है मुझे। मीडियन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? मीडियन के लिए मुझे क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, ठीक है, और मुझे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, सही है। अब हम करते हैं काम। दिस, ये आपके पास आ गया है क्लास बाउंड्री। इसके बाद ये आपके पास आ गया है क्लास फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी आए आपके पास, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम देख लेंगे। यस प्लीज़।
सो दिस इज एज, जो कि क्लास बाउंड्री, इसको मैं सी बी भी लिख देता हूँ ताकि आप अंदाज़ा मुझे याद भी रहे। क्लास बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ प्लीज होल्डर, सो गाइज मैं इसको डायरेक्ट एफ लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं सी एफ लिख रहा हूँ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। सो बेसिकली कितना है आपके पास, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है गाइज। सो दिस इज 12, दिस इज 16, दिस इज 20, दिस इज 24 और दिस इज 28। तो इस तरह से मैंने क्लास बाउंड्री लिख ली है। सो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख लेता हूँ। दिस इज 10, 10, 32, 17, 07, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दिस इज 10, सेम, बिकॉज जो नंबर यहाँ पर होगा आपके पास सेम एज इट इज आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जैसे हो जाएगा 20, 20 को आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 32। फिर आप इसे ऐड करेंगे फिर से, सो ये आपके पास हो जाएगा 32 प्लस 17, बेसिकली हो जाएगा 42, और ये आपके पास 49, 49 प्लस 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 49 प्लस 7, सो अगर मैं 56। तो इस तरह से आपने 56, बट मेरे पास आंसर जो है वो तो 84 आना चाहिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, ठीक है। दोबारा से चेक करते हैं। सो 20 प्लस 32, बेसिकली आपके पास हो जाएगा 52, 52 प्लस 17, 52 में जब आप 17 ऐड करेंगे, सो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा 62, 62 और 69। ऐसे ही 69 में जब आप, सॉरी मिस्टेक हुई है, 52, 10, 20, 20 प्लस 32, 52, 52 प्लस 17 आपके पास हो जाएगा 62, 62 और 69। 69 में जब आप 7 ऐड करेंगे, सो ये बेसिकली हो जाएगा 86। सो गाइज यहाँ पे 84 क्यों लिखा हुआ है, लगता है मुझे कैलकुलेटर से ही हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनको ऐड करता हूँ, 10 प्लस 10 प्लस 32 प्लस 17 प्लस 07, आंसर 76। मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, कैसे, 10 प्लस 10 प्लस 32 प्लस 17 प्लस 7, 76 यहाँ पे आ रहा है। गाइस ये तो 76 ही आ रहा है, यानी मेरा आंसर ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, ये टाइपो हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये टाइपो है, इसको चेक किया जा सकता है। गलत टाइपिंग हो गया है, क्योंकि कैलकुलेटर की मदद से भी आपके पास 76 आंसर आ रहा है, तो हम इसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। ओके, सो तो गाइस ये आपके पास बेसिकली है 76, मैं इसको कह देता हूँ 76, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। मीन का फार्मूला बेसिकली आपके पास क्या होता है, मीन दिस इज इक्वल्स टू एल टाइम प्लस समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो गाइस इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें मालूम नहीं हो। एल मतलब लोअर बाउंड, सो लोअर बाउंड ये रहे मेरे पास, ये जितनी भी मेरे पास कॉलम है ये सारा लोअर बाउंड का है, और ये मेरे पास अपर बाउंड का लॉन्ग कॉलम। सही है। समीशन एफ मुझे मालूम है 76 डिवाइड बाय 2। सही है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। टारगेटेड रो जो भी मेरी होगी वो मेरे पास हो जाएगी, ठीक है। और टारगेटेड रो की फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी, और टाइम एच। एच बेसिकली जो है वो बेसिकली डिस्टेंस, या फिर आप कह रहे हैं हाइट, दो इंटरवल्स के बिटवीन, या क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। सही है। 12 माइनस 8 कर देंगे वो आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ। और सब्सटीट्यूट करने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी टारगेटेड रो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टारगेटेड रो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान है। टारगेटेड रो ये नंबर आपको बताएगा कि आपकी टारगेटेड रो कौन सी है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके देख लूँ। ओके, तो 10 डॉट्स डाले मैंने। समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 जो कि बेसिकली आ गया था आपके पास 76 डिवाइड बाय 2। 76 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 38 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही है। सो आपने देखना 38 आपको कहाँ पर मिलेगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर। सो जहाँ पर आपको 38 मिलेगा उससे नीचे वाली जो रो होगी वो मेरी टारगेटेड रो होगी, उसमें से फिर मैं सारी वैल्यूज़ फिल करूँगा, यानी मुझे जो मीडियन मिलेगा वो उस रो से मिलेगा। सो गाइज ये देखते हैं हमारे पास 10, 20, 20 और 52 इसके बिटवीन है मेरे पास 38। 38 की वैल्यू किन के बिटवीन आ रही है, 20 और 52 के बिटवीन आ रही है। 52 और 69 के बिटवीन नहीं आ रही। 20 और 52 के बिटवीन मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, मेरी 38 वैल्यू आ रही है। सो मैंने क्या किया, इस पूरी रो को मैंने हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। सो ये वाली जो रो है मेरी, ये टारगेटेड रो है। अब मैं क्या करता हूँ आपके पास, सही। सो मीडियन निकालता हूँ। मीडियन के लिए मैंने सिंबल गलत लिखा है, ठीक है। ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास टिल्डा। तो एक्स टिल्डा जो कि मेरे पास मीडियन है। एल एल क्या हो जाएगा आपके पास, एल बेसिकली आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 16, ठीक है। 16 प्लस समीशन एफ डिवाइड बाई 2 बेसिकली आप कैलकुलेट कर चुके हैं। चाहे तो दोबारा से लिख लें या फिर 38 ही लिख दें। तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ 56 डिवाइड बाई, कैलकुलेटर में मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप लोगों को याद होगी, इसके पीछे वाली क्लास होती है। जो भी आपकी टारगेटेड रो है उससे पहले वाली जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी उसको आप कंसिडर करेंगे। सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बेसिकली आपके पास हो गई है 20, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी बेसिकली आपके पास 32। और एच एच जो है बेसिकली आपके पास 4। सो गाइस ये आपके पास हो जाएगा 16 प्लस 38। सो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके ही निकाल लेता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा 16 प्लस 38 8 माइनस 20 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाय 4। सो गाइस आपके पास जो मीडियन है बेसिकली वो आ रहा है 18.25। सो गाइस इस तरह से आपने मीडियन फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं मॉड, उसके बाद फिर हम इन्हें ग्राफिकली देख लेंगे। सो मॉड के लिए गाइस मॉड आसान है। किस तरह से कि आपने देखना कि फ्रिक्वेंसी में हाई फ्रिक्वेंसी वैल्यू कौन सी है। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी आपके पास वैल्यू नज़र आएगी वही आपकी टारगेटेड रो होगी, और फिर उसी में से हम लोग मॉड निकालेंगे। और मॉड का फार्मूला आप लोगों को यहाँ लिख के दिखाते हैं। एल अगेन वही लोअर बाउंड, सही है, प्लस ये आपके पास हो गया एफ एम माने टारगेटेड रो जो है आपकी उसकी फ्रिक्वेंसी, माइनस एफ एम -1 यानी उससे पहले वाले की फ्रिक्वेंसी, ठीक है।
जब हम पुट करेंगे तो आपको ठीक से आइडिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम FM माइनस 1 माइनस का FM+1। FM+1 का मतलब यानी उससे नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी। सो गाइज मुझे इसमें आप लोग देख के बता सकते हैं कि बेसिकली आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी किसकी है। हाई फ्रिक्वेंसी बेसिकली आपके पास 32। इसका मतलब ये हुआ कि यही रो जो है आपके पास, यही रो जो आपकी हाईलाइट हुई भी है, यही आपके पास मॉड क्लास है। ठीक है, सो यही आपके पास बेसिकली क्या है, मॉड क्लास है। यानी अब आपने जो मोड फाइंड आउट करना है इसी से करना है। ठीक है, सो आप इसको क्या कहेंगे, ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा FM, ऐसा ही है। तो इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी FM-1 हो जाएगी। यानी पहले वाले के लिए अगर आपको पीछे जाना होता है तो आप माइनस करते हैं, और अगर आपको आगे जाना होता है तो आप प्लस करते हैं। नेचुरली ऐसा होता है। तो इसीलिए हमने ये इंडेक्सेस डाली हैं ताकि हमें याद रहे कि ये वैल्यू फॉरवर्ड के लिए FM+1, यानी आगे वाली वैल्यू +1 करके हासिल की जा सकती है, और पीछे वाली वैल्यू जो है FM-1 से हासिल की जा सकती है। ठीक है, जिसमें जो कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, एल मुझे पता है क्या है, इसका 16 है लोअर बाउंड, तो मैंने क्या किया 16 लिख दिया। ठीक है, जैसे 16 प्लस, ओके, FM आपके पास है 32 माइनस, ओके 10, तो 2 टाइम FM का मतलब ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम 32 माइनस 10 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय एच जो है आपके पास 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कैलकुलेटर से ही वैल्यू, तो 32 मल्टीप्लाई बाय, मैं ब्रैकेट्स में कर लेता हूँ इन्हें, 2 माइनस 10 माइनस 17, ये आपके पास हो गया 32 माइनस 10। एरर कहाँ पर आया है, ठीक है मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब देख लेते हैं। तो गाइस 18.37 कुछ इसका भी मिलता जुलता आया है मीडियन से। तो इसका मतलब ये है कि डेटा थोड़ा बहुत साइमेट्रिक है, क्योंकि देखें काफ़ी क्लोज वैल्यूज आ रही हैं, 18.25 18.37। तो इससे पता चलता है कि डेटा हमारा साइमेट्रिक है, क्लोज टू साइमेट्रिक है। तो ऐसा था, मोड निकाल लिया। अब हमारे पास है एक आसान पार्ट कि हमने ग्राफिकली किस तरह से करना है। ठीक है, सो ग्राफिकली करते हैं। ओके, मुझे 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले मैं ग्राफ, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक ग्राफ में कुछ यहाँ पे बना लूँगा और फिर मैं इसे ऊपर कर दूँगा। ठीक, सो ग्राफ बनेंगे, आपको पता है मीडियन के लिए सो मॉड के लिए हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं, और मीडियन के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं सबसे पहले मॉड के लिए ग्राफ बनाता हूँ। मुझे इंटरवल्स गिवन है जो कि 8 से स्टार्ट हो रहे हैं और 28 तक जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। आपके पास ओके, दिस इज 8, दिस इज 12। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जो विड्थ है इनकी वो इक्वल हो, बट आपके पास स्केल होगा तो ये बिल्कुल ठीक बन जाएगी। ठीक है,
20, this is 24, 28 and 32। सो डेटा देखते हैं कहाँ तक है। 28 तक ही है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आगे तक ले जाने की। ठीक है, और दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली वो आपके पास हैं 10, 32 मैक्सिमम वैल्यू है, तो फॉर एग्जांपल 32 आपके पास यहाँ पर होगा, ये आपके पास है 32। सो अगर हाफ इसका यहाँ पर है तो बेसिकली हो जाएगा 16। इसका हाफ अगर, मेरा ख्याल है हाफ सही हुआ नहीं, तो गाइस ये आपके पास हो जाएगा 32 के बाद ये हो जाएगा 16। सो इसका हाफ आपके पास बेसिकली हो जाएगा 8, इसका हाफ आपके पास हो जाएगा 4। सो ये बेसिकली आपने इक्वली बनाना है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 12, सो 32, सो इसका हाफ जो हो जाएगा आपके पास वो 24। सो ये आपके पास हो जाएगा 20 और ये आपके पास हो जाएगा 28। सो गाइज ये मैंने अपने हिसाब से विदाउट कैलकुलेटर इक्वल बनाने की कोशिश की है। जब आप कैलकुलेटर से आप स्केल सा बनाएंगे तो आप ईच सेंटीमीटर के हिसाब से बना रहे होंगे, तो ये आपका स्केल जो है बिल्कुल ठीक बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इक्वली बनेगा, मतलब ये है कि सो अब मैं हिस्टोग्राम बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ 8 और 12 के बिटवीन कितनी वैल्यूज़ है। 10 वैल्यूज़ है। ठीक है, सो 10 बेसिकली वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये आपके पास सबसे पहला आ गया। ठीक है, उसके बाद अगेन 12 और 16 के बिटवीन भी 10 ही है। ठीक है, अगेन फिर से देखते हैं 16 और 20 के बिटवीन 32 है। और मेरे हिसाब से ये यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, और अब देखते हैं, और देखते हैं 32 और 32 के बाद 17 और फिर 7। 20 और 24 के बिटवीन जो है वो है 17, मतलब 16 और 17। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है 7। सो 8 है, तो ये 8 से सीधा मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने हिस्टोग्राम बना लिया। तो गाइस बहुत आसान है मोड बनाना। किस तरह से आपने मोड बनाना है, मैं दूसरा मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डायगोनल बनाना है। डायगोनल्स आप लोगों को शेप, एक शेप बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल्स क्या होता है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देते हैं। ठीक है, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिला देते हैं। ओके, सही मिला नहीं है। ओके, तो ये जब आप बिल्कुल स्ट्रेट मिलाएंगे, तो देखें ये जो बना है ये आपके पास डायगोनल बना है। बिल्कुल सबसे बड़े वाले बार के साथ भी आपने यही करना है। इसका डायगोनल लेना है इसके बराबर वाले से। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सही है, ये डायगोनल है, फिर आपने इसका डायगोनल लें इसके साथ। देखें किस तरह से। सो गाइज ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बेसिकली ये आपके पास क्या है, मॉड है। सो सो तो गाइज क्या लग रहा है आपको, क्या वैल्यूज देंगे। ये बेसिकली 18 पॉइंट सब कुछ आ रही है, यही वैल्यूज आ रही है जो बेसिकली आपके पास थी। 18.37, देखें 16 और 20 के बिटवीन आ रही है 18.37। तो अब मोड के लिए बेसिकली आपको क्या करना है,
सो अब आपने मॉड के लिए हम यूज़ करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको याद होगा मॉड तो हम निकाल चुके हैं, हमें मीडियन मालूम करना है ना। मीडियन के लिए ये जो हमने काम किया था बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किसके लिए मालूम की थी, मीडियन के लिए मालूम की थी। तो अब ग्राफ में भी इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, मीडियन मालूम करेंगे। तो इसके अंदर देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 76 तक। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 80 जो है वो हाईएस्ट रख लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज 80। गाइस अगर मैं इसको सेंटर से ब्रेक करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये सेंटर हो तो दिस इज 40, सो दिस इज 20, दिस इज 10। तो आप 10 के भी बना सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 30, सो दिस इज 60, सो दिस इज 50 एंड दिस इज 70। ठीक है स्टूडेंट। सो और यहाँ पर वही वैल्यूज आएंगी जो आपके पास गिवन है, ठीक है। लोअर बाउंड की, क्योंकि आपने लोअर बाउंड के थ्रू बनाया था लेस देन के लिए। ये फ्रिक्वेंसी आपको अगर याद हो तो ये फ्रिक्वेंसी हम बनाते हैं लेस देन के लिए। तो गाइज ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने बनाई है ये बेसिकली किसके लिए बनाई थी आपने, लेस देन के लिए बनाई थी। सो लेस देन के लिए जब हम वैल्यू लिखेंगे सो ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, फिर आपके पास 28। ओके यही वैल्यूज है मेरे पास। सो अब मैं अपना ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ। 12 पे वैल्यूज़ क्या है मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। सो लेस देन 12 के ऊपर मुझे यहाँ पे चाहिए होगी 10, 20, 52, 10, सो दिस इज 10, फिर 20 और फिर देखते हैं 52। सो 20 के ऊपर मेरे पास लेस देन 20 जो है वो है 52, वो कुछ यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। और लेस देन 24, लेस देन 24 के लिए मेरे पास जो है वो है 69। तो ये आपके पास हो गया 60, बल्कि 70, 70 से थोड़ा सा कम कर देते हैं 69। और लेस देन 28 के लिए, लेस देन 28 के लिए मेरे पास है 76, ऐसा ही 76, सो 75, 76। तो गाइज ये आपके पास जो बना है देखें ये पॉलीगॉन बना है। तो गाइस ये आपके पास जो बन गया है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया है। मीडियन निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप लेस देन और लेस देन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, दूसरा आप मोर देन के लिए बनाएं, ठीक है। जब आप मोर देन के लिए बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, डाउन डाउन की तरफ आएगी, ऊपर से चलेगी और नीचे की तरफ आएगी। जो पॉइंट इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वही बेसिकली क्या होगा, मीडियन होगा। जिस तरह से आपने इसमें बनाया है इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, बेसिकली ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वही आपके पास मोड है। तो इसके अंदर जब आप मोर देन के लिए बनाएंगे और वो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, मीडियन होगा। बार मैं इसे डायरेक्ट करने वाला हूँ वो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमने समीशन f/2 निकाला था जो कि आया था 38। इसका मतलब ये कि 38 की जो वैल्यू है मेरे पास बेसिकली वो कहाँ पर है, वो है यहाँ पर, ठीक है। सो 38 की जो वैल्यू है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये 38 है। ये मेरे पास इसकी हेल्प से मीडियन निकाला था मैं। सो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाऊंगा
ठीक है, ये 38। सो गाइज इसके करस्पॉन्डिंग में नीचे लेके आऊँगा वैल्यूज़। सो ये देखें, ये भी बेसिकली अगर आप बिल्कुल इसको जब आप अपने स्केल के साथ बनाएंगे तो आपके पास यही वैल्यूज़ आपके पास बेसिकली आ रही होगी। तो यहाँ से देखें, आपको आइडिया तो हो ही सकता है कि ये जो वैल्यू है 16 और 20 के बिटवीन है। तो 16, 17, 18 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने मीडियन निकाला है ये बिल्कुल ठीक निकाला है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको गिरा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपके पास जो मीडियन आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। तो गाइस इस तरह से आप ग्राफिकली मालूम कर सकते हैं। और अगर वो हो सकता है एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट कहेंगे आप ग्राफिकली मालूम करें, आप एल्जेब्रिकली मालूम नहीं करें, तो आप डायरेक्टली ग्राफिकली भी बता सकते हैं मीडियन और मोड क्या है। पारल हमने दोनों तरीक़ों से देख लिया है कि मीडियन और मोड किस तरह से निकालेंगे, एल्जेब्रिकली भी देखा है और ग्राफिकली भी देखा है। ठीक है गाइस, अगर इसमें कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई और अगर कोई एक्सप्लेनेशन की और ज़रूरत है तो काइंडली कमेंट कीजिए, तो फिर आपको इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। बेसिकली मेरा ख्याल है टाइप हुई हुई है थोड़ी सी यहाँ पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट्स पे पार्शियल फिशर इंडेक्स नंबर मालूम करना है टेकिंग 1990 एज द बेस ईयर। अगर 1990 नहीं भी गिवन होगा तो जो पहला ईयर होगा आपके पास वही बेस ईयर आप लोग ले लेते हैं। ठीक है, जो कि ठीक तरीके कार है। सो लेट्स पे पार्शियल फिशर बेसिकली ये है वेटेड इंडेक्स नंबर। सही है। सो एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर अगर आप लोगों को याद है, ये सिर्फ मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये अगर किस तरह से आप लोगों ने निकालने। सो एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है बेसिकली वो कुछ इस तरीके से होता है। सो ये आपके पास होता है करंट प्राइस है। ठीक है, और ये आपके पास होता है बेस प्राइस है। वेटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके पास एक कोई और क्वांटिटी और लग जाती है। सो इस केस के अंदर आपके पास क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी ही है। सही है, यानी वेट लग जाता है अलग से। इस केस में आपके पास जो वेट है वो है क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास क्यू लगेगा। ठीक है, सो गाइज अगर तो क्यू जब आप बेस ईयर यूज़ करेंगे तो बन जाएगा लेस फेयर। अगर क्यू जो है आप करंट ईयर यूज़ करेंगे तो बन जाएगा पार्शियस, और इन दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट में प्रोडक्ट ले लेंगे तो बन जाएगा फिशर। इजी है, आसान है। आप लोगों के लिए शायद मैंने फार्मूला नीचे लिखा हुआ भी है, ये देखें। डेट्स इट, ये जस्ट फार्मूले हैं आपके पास। ये आपके पास जो होता है ये एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स होता है, और फिर ये आपके पास वेट होते हैं। इसमें आपने करंट बेस ईयर क्वांटिटी यूज़ किया एज अ वेट तो ये आपके पास बन गया लेस पेयर। इसमें आपने करंट यूज़ किया है तो ये आपके बन गया पार्शियस, और दोनों का अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है तो आपने ये आपके पास बन गया है फिशर इंडेक्स नंबर। सो गाइज हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, सो टेबल बना के टोटल करते हैं और बस फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपके पास दिस इज पी नॉट क्यू नॉट, क्योंकि बिकॉज 90 है। और ये आपके पास हो जाएगा P1 Q1, ये आपके पास करंट ईयर है। ठीक है, 95 है। सही है। और सो अब मुझे चाहिए होगा P1 Q नॉट और P नॉट Q नॉट। ये लेस फेयर के लिए चाहिए होगा। पार्शस के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पार्शस के लिए मुझे चाहिए होगा P1 Q1 और P नॉट Q1। सो गाइज बस मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए और मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ।
ये बेसिकली हो जाएगा 22, 25, 25 और 20। ठीक है गाइस, तो दिस इज 28, 30, 34, 39, 24, 26, 25, 22, 26, 25, 30, 33। सो गाइस, ये वैल्यूज़ आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। जिस तरह से ये है P1 Q0, सो ये मल्टीप्लाई करके आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। सो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ और फिर सारी वैल्यूज़ मैं खुद से कैलकुलेट करके लिख दूंगा। तो ये आपके पास हो जाएगा P1 Q0, सो ये बेसिकली 24 मल्टीप्लाई बाय 28, 6, ओके, ये आपके पास हो जाएगा 672। ठीक है, इस तरीके से आपके पास दूसरी वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 26, 780। ठीक है, इस तरह से आपके पास 34 मल्टीप्लाई बाय 25, 850। इस तरह से आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 39, 850। सो गाइस, इस तरीके से आप लोग इजीली मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ, पहले जो वैल्यू आई थी 672, उसके बाद जो वैल्यू आई थी वो आई थी 780, उसके बाद जो वैल्यू आई थी वो आई थी 850, और उसके बाद जो वैल्यू आई थी वो आई थी 858। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं दूसरा कॉलम, जो कि हो जाएगा P0 Q0, बेसिकली 22 मल्टीप्लाई बाय 28, 616। ठीक है, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 30, 750। ठीक है, फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 34, 850। ठीक है, फिर आपके पास 39 मल्टीप्लाई बाय 20, 780। सो गाइस, ये हम लिखते हैं वैल्यूज़। तो ये आपके पास थी 616, फिर आपके पास आ गए 750। ठीक है, और फिर आ गए 850। ठीक है, और फिर आपके पास आ गए 780। यही वैल्यू थी, लास्ट वैल्यू 780। ठीक है, अब हम करते हैं P1। तो अब आपके पास है P1 Q1। ओके, तो P1 Q1 24 मल्टीप्लाई बाय 26, 6240, 624। फिर आपके पास है 26 मल्टीप्लाई बाय 25, 650, 25 मल्टीप्लाई बाय 30, 750, 22 मल्टीप्लाई बाय 33, 726। सो गाइस, ये वैल्यूज़ अब लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास हो जाएगा 624, 650, 750 और 726। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट कॉलम रह गया है हमारा P0 और Q1। करते हैं P1 और Q1। तो P1 ने P0 और Q1 रह गया आपके पास। ये आपके पास हो गया है 22 मल्टीप्लाई बाय 26, 572। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 625। ठीक है, ओके, सही। सो उसके बाद आपके पास है 25 मल्टीप्लाई बाय 30, 750। ठीक है, उसके बाद 858, सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 33, 660। ठीक है स्टूडेंट, सो मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ 572। अगर इसमें से कोई वैल्यूज़ मैं अगर गलत टाइप कर रहा हूँ तो आप लोग काइंडली मुझे बता दिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इसे क्रैक कर लूँगा। 750,
और 660 750 625 ये मैंने ठीक लिखी है सारी वैल्यूज, ठीक है। तो जस्ट मैं सम करता हूँ इनको और जस्ट अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट कर देता हूँ ताकि मेरी जो वैल्यूज़ हैं फार्मूला में पुट कर देता हूँ ताकि आंसर आ जाए। 672 प्लस 780 प्लस 850 प्लस 858, आंसर आ गया 3160, ठीक है। उसके बाद 616 प्लस 750 प्लस 850 प्लस 780 2996 so 624 plus 650 plus 750 plus 726 750 2750 572 plus 625 plus 750 plus 660 2607। तो स्टूडेंट्स ये हमने कैलकुलेशन कर ली है ऑलमोस्ट सारी, मेरा ख्याल है 660 सही। सो गाइस कुछ भी नहीं करना, मुझे इन फार्मूलाज में पुट करना है और कैलकुलेटर में रख के आंसर निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरे पास ये हो जाएगा आपके पास 3160 डिवाइडेड बाय 2996, ये देखें यही था आपके पास P1 Q0 P0 Q0 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आया इसका। सो ये मेरे पास है 3160 डिवाइडेड बाय 2996 और मल्टीप्लाई बाय 100, 105.4 7, ठीक है। अब मालूम करते हैं पार्शियस। तो वो बेसिकली है आपके पास 2750 और 2607 मल्टीप्लाई बाय 100, 2750 2607 multiply by 100. So this answer is equals to 105.48, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रह गया फिशर्स जो कि आसान है, इसे मैं एफ से शो कर रहा हूँ। बेसिकली प्रोडक्ट है दोनों का, सो ये हो गया 105.47, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 105.48, so 48 multiply by 105.47, जो भी आंसर आया है मैं उसका ले रहा हूँ स्क्वायर रूट। सो आंसर इज 105.47, ठीक है स्टूडेंट्स। किस तरह से आंसर आया है दोबारा से आप लोग देख सकते हैं। फीचर्स के अंदर आपने जस्ट ब्रैकेट लिया 105.47 ब्रैकेट 105.48 जो कि लगभग एक जैसे 105.47। तो गैस इस तरीके से हमने फिशर इंडेक्स नंबर मालूम किया है। तो गैस इसमें पेपर में 2018 में अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो
या और कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, ओके, फिर इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी।